हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। 20 क्लासेस की सीरीज में आज मैं आपके सामने एक 6 मार्क्स का टॉपिक लेके आया हूं। सीबीएसई 2024-25 में इस क्वेश्चन को 6 नंबर का डाला गया है। प्रीवियस ईयर यही क्वेश्चन जर्नल की फॉर्म में आया था 6 मार्क्स का। कभी कभी 4 नंबर का भी बन जाता है, तो आप ये मान के चलो कि इस बार सीबीएसई ने इसको 6 नंबर में प्रायोरिटी दी है, तो शायद ये 6 नंबर का बन सकता है। पूरी वीडियो को एंड तक देखना। आपको आज मैं टॉपिक क्लियर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि प्रॉपरली कहां से आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से आता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलिए आपकी फर्म है और आपकी फर्म में 3 पार्टनर है, राम, मोहन और तीसरा पार्टनर है सोहन। ठीक है जी, पहला राम, दूसरा मोहन और तीसरा सोहन। किसी भी रीजन की वजह से राम, मोहन और सोहन चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस बंद कर दे, अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दे। तो अब क्या होगा, अब और चीजें देखते हैं। जैसे मान के चलिए राम और मोहन भाई बिजनेस कर रहे थे, तो इनके पास कुछ एसेट भी होगी। मान लेते हैं जी इनके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, मान लेते हैं इनके पास थोड़ी सी और एसेट है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी भी पड़ी हुई है। मान लेते हैं कोई डेटर है इनके पास, हरी जी, उनसे इनको पैसे भी लेने हैं। और चीजें मान लेते हैं जी इनके पास कुछ स्टॉक भी पड़ा हुआ है। और चीजें मान लेते हैं जी इनके पास कुछ फर्नीचर भी है। देखो बिजनेस कर रहे हैं जी, राम है, मोहन है, सोहन है, तो भाई कुछ ना कुछ तो एसेट होगी ना बिजनेस के अंदर। अब बंद करने वाली है, इन कुछ एसेट्स का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर बिजनेस में कुछ एसेट है तो भाई कोई ना कोई लायबिलिटी भी होगी। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ा बहुत बैंक का इनके ऊपर लोन भी होगा। मान लेते हैं राम की वाइफ ने, मिसेज राम ने भी फर्म को कुछ ना कुछ लोन दे रखा होगा। मान लेते हैं फर्म के थोड़े बहुत क्रेडिटर भी होंगे। ठीक है भाई, थोड़ा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली डिसोल्यूशन में हो क्या रहा है। देखो जी, राम, मोहन, सोहन अब बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो भाई ये जो एसेट्स पड़ी हैं इनका क्या करें। ये जो लाइबिलिटीज हैं, ये जो देनदारियां हैं, बैंक को पैसे देने हैं। मिसेज राम, भैया राम की वाइफ है, ये तो छोड़ने वाली है नहीं राम जी को। और ये क्रेडिटर है, इसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली तीनों पार्टनर बैठते हैं और वो कुछ डिस्कशन करते हैं, उसी के आधार पर हमारा डिसोल्यूशन चलता है। जैसे कि बात समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में अलग अलग बातें होंगी, वो क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। जैसे भी लैंड एंड बिल्डिंग है, सोहन कहता है जी लैंड एंड बिल्डिंग मैं ले लेता हूं। ले जा भाई, बिजनेस तो बंद हो ही गया, जितने पैसे बनते हैं वो फर्म को दे दियो। प्लांट एंड मशीनरी, मोहन कहता है जी ये मैं ले लेता हूं। ठीक है भाई, ले जा। राम कहता है डेटर हरी मेरा दोस्त है, उससे पैसे मैं ले लूंगा। भाई बिजनेस बंद हो रहा है तो सारी की सारी एसेट खत्म करनी पड़ेगी ना। स्टॉक है, हम कहते हैं जी इसको बेच दो। फर्नीचर, हम इसको कहते हैं जी बेच दो, तो भाई बेच के कुछ पैसा तो आएगा। तो भाई जो भी यहां से पैसा रिकवर हो रहा है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग मैंने कहा सोहन लेके जा रहा है, तो सोहन से भी तो पैसे लिए जाएंगे ना। प्लांट एंड मशीनरी मोहन लेके जा रहा है, तो मोहन से भी तो पैसे लिए जाएंगे ना। अल्टीमेटली वो उनकी कैपिटल से पैसा काटा जाएगा। वो अकाउंटिंग कंसेप्ट अलग है, आप लॉजिकली बात समझो कि होगा क्या। डेटर से भी पैसा ले लेंगे, स्टॉक भी बेच देंगे, फर्नीचर भी बेच देंगे। यहां से जो पैसे इकट्ठा होगा उससे हम बैंक का लोन भी दे देंगे, मिसेज राम को लोन भी दे देंगे और क्रेडिटर को भी पैसा दे देंगे। और जो पैसा हमारे पास बच जाएगा वो हम आपस में तीनों पार्टनर अपनी प्रॉफिट रेशो में बांट लेंगे। तो डिसोल्यूशन में सीधा सा मतलब ये है कि जितनी हमारी एसेट्स हैं उनको हम सेल कर देते हैं और उनसे जो पैसा रिकवर हो रहा है उनसे अपनी लायबिलिटीज को उतार देते हैं। इसके अलावा डिसोल्यूशन में और कोई बात है ही नहीं कि डिसॉल्व हो क्या रहा है। तो अब डिसोल्यूशन में ये सब प्रोसीजर करने का,
यानी कि एसेट को रियलाइज करने का, ये रियलाइज का मतलब बेटा सोल्ड करना, मैं सोल्ड नहीं बोलूंगा, मैं रियलाइज बोलूंगा। एसेट को रियलाइज करने का और लायबिलिटीज को सेटल करने का जो प्रोसेस है वो हम कहां पे करते हैं, वो हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और वो इस साल सीबीएसई ने कहा है कि जी 6 नंबर में आने वाला है। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो कंप्लीटली रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर होगी। हम रियलाइजेशन का पहले फॉर्मेट समझेंगे, फिर सीबीएसई का क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके अपने टॉपिक को कवर करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक देखना। एंड तक जो बच्चा देखेगा मेरी श्योरिटी है कि उसके 6 मार्क्स आने वाले हैं। बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखना बेटा। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट में वही बेटा आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट जैसे नॉर्मल आपके सारे अकाउंट बनते आते हैं वैसे ही बनेगा। आप सबसे पहले ये ध्यान से देखना कि आपको ना क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी होगी, क्योंकि भाई कोई फर्म है तो उसकी बैलेंस शीट तो होगी आपके पास। फर्म की एसेट्स भी होंगी, फर्म की लाइबिलिटीज एंड फर्म की कैपिटल्स भी आपको दी होंगी। आपने करना क्या है, सबसे पहले फर्म की बैलेंस शीट देखनी जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। उस बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हो, आराम से बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी एसेट्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हो उनको रियलाइजेशन के डेबिट में लाकर क्लोज कर देना है। ठीक है, ठीक है, समझते हैं आगे। तो यहाँ पे डेबिट में आप लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स। जैसे मान के चलिए आपकी बैलेंस शीट की एसेट में दी है कोई लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप लैंड एंड बिल्डिंग को ले आना जी। आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, तो आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी को ले आना जी। मशीनरी पूरा लिख लेना, मैंने छोटा लिखा है। आपको कोई स्टॉक दिया हुआ है तो आप स्टॉक को ले आना और डेबिट में लिख देना। ठीक है, आपको कोई डेटर दिया हुआ है तो आप डेटर को लिख देना यहाँ पे। अब यही मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपको डेटर दिया हुआ है, लेट अस सपोज 20,000, और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है 2,000 और नेट फिगर आपकी कितनी है 18,000। तो आपने करना क्या है, 20,000 वाले अमाउंट को यानी कि ग्रॉस अमाउंट को ही आप डेटर में लिखोगे यहाँ पे, और जो आपका प्रोविजन आएगा उसको आप क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। यानी कि डेटर की जो ग्रॉस फिगर है वो यहाँ आएगी और प्रोविजन एज अ लाइबिलिटी आपकी कहाँ ट्रांसफर होगी, क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगी। जितनी भी लाइबिलिटी आपकी होती है वो कहाँ ट्रांसफर होती है, क्रेडिट साइड। तो दोबारा बोल रहा हूँ, डेटर की ग्रॉस फिगर डेबिट में और प्रोविजन आपका क्रेडिट में अपीयर करेगा। बात ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपकी एसेट जो आप सेल कर सकते हो वो आपकी सारी यहाँ आएंगी। अब ये एसेट सोचना कि भाई कौन कौन सी एसेट सेल हो सकती है, इससे अच्छा हम ये सोच सकते हैं कौन कौन सी एसेट यहाँ नहीं आएंगी, उस पर ध्यान देते हैं, बाकी सब डाल देना। तो आपने कौन कौन सी एसेट नहीं डालनी एक्सेप्ट करके मैं लिख रहा हूँ जी। आपने कैश नहीं डालना जी, आपने बैंक नहीं डालना। अब सोचो, क्या कोई कैश को सेल कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या कोई बैंक बैलेंस को सेल कर सकता है, नहीं कर सकता। इसके अलावा आपका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, जो कि जनरली एसेट में अपीयर करता है, वो भी यहाँ नहीं आएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में राइट ऑफ होता है, यहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा कोई भी आपको सस्पेंस के नाम से दे दे या कोई भी आपको एक्सपेंडिचर के नाम से, ये आपकी बेटा फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, ये आपकी कभी भी रियलाइजेशन के डेबिट में नहीं आती, क्योंकि ये सेल ही नहीं हो सकती। ना ही आपका कैश सेल हो सकता, ना ही आपका बैंक बैलेंस सेल हो सकता है। P&L, सस्पेंस, एक्सपेंडिचर, ये सब आपके लॉसेज होते हैं, ये भी सेल नहीं हो सकते। ये हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में राइट ऑफ होते हैं ओल्ड रेशो के अंदर। क्लियर है। अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से बात समझना। एक एसेट है गुडविल, एक एसेट है गुडविल, वो आपकी डेबिट में आके रियलाइज होती है।
अगर आप ध्यान से समझोगे, आपने जितने चैप्टर पढ़े हो, किसी बच्चे ने पढ़े हो, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में कहीं भी अगर एसेट में कोई गुडविल होती है ना तो उसको राइट ऑफ किया जाता है। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जहां पे अगर आपको गुडविल मिल जाए, अगर कोई एसेट में गुडविल मिल जाए तो वो आपकी सेल होगी। क्लियर? तो जो जो एसेट सेल हो सकती है वो सारी की सारी डेबिट में आएंगी, और जो नहीं हो सकती उनका मैंने नाम लिख दिया। इनके अलावा जो भी आपको एसेट दिखे वो सारी की सारी आप एसेट में डाल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे बात करें क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आपकी जो आती है बेटा वो सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज आती हैं। क्या आती हैं? सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज आप यहां पे डालते हो। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक ऐसी लायबिलिटी है जो कि आउटसाइड नहीं है, तो इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, अभी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। इसके अलावा यहां पे एक रिजर्व और होता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये दो ऐसे प्रोविजन और रिजर्व हैं, दो ऐसे प्रोविजन और रिजर्व हैं जो कि क्रेडिट साइड ट्रांसफर तो होते हैं बट इनकी कोई पेमेंट नहीं होगी। यानी कि देखो भी जो एसेट मैंने यहाँ ट्रांसफर करी है उनको मैं भी बेचूंगा, उनको रियलाइज करूंगा या कोई पार्टनर उनको ले जाएगा। ये लायबिलिटीज यहाँ लिखूंगा, इनकी पेमेंटें करूंगा, इनको पैसे दूंगा। भाई लायबिलिटी की तो पेमेंट करनी पड़ेगी, आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो जिसको पैसे देने उसको देने पड़ेंगे। लेकिन प्रोविजन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कोई पेमेंट नहीं होती, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं जी क्रेडिटर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है जी बैंक का लोन आ जाता है, यहाँ पे किसी रिलेटिव का लोन आ जाता है। किसी रिलेटिव से आपने अगर लोन लिया है, जैसे मान के चलो बहुत ही ज़्यादा जो पूछा जाता है वो स्पाउस लोन पूछा जाता है। स्पाउस लोन का मतलब जैसे अभी हमने बात की थी कि राम एक पार्टनर है और राम की वाइफ ने लोन दे रखा है, तो वो मिसिज राम का लोन हो गया, वो यहाँ आएगा क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटी है और उसकी हमें पेमेंट करनी है। तो मेरी वही बात है, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी EPF आएगा, EPF बोले तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी आ जाता है बेटा, कि जो एम्प्लॉयज़ को हमने प्रोविडेंट फंड देना है वो आ जाएगा। तो सभी की सभी लायबिलिटीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। एक बात और समझ लेना, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आता है। क्या आता है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आ जाता है। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, वो आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम, वो आएगा टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम। अब ये बात समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए आपका लायबिलिटी में WCR है 10,000 रुपये का, 10,000 का है, और आपका कोई क्लेम नहीं आया कि किसी को कुछ नहीं हुआ और आपका जो रिजर्व वो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, उस रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्रेडिट साइड ओल्ड रेशो में। तो क्लेम नहीं आया तो नहीं आएगा। अब अगर मान लेते हैं अगर आपका कोई क्लेम आ जाए कि जी क्लेम आ गया, हमारा क्लेम मान लिया 4,000 का है, तो यहाँ पे कितने ट्रांसफर होंगे? 4,000। ठीक है। अगर यहाँ क्लेम 8,000 का आया तो यहाँ पे ट्रांसफर कितने होंगे? 8,000, यानी कि जितना क्लेम आ रहा है उतना ही ट्रांसफर होगा। और अगर मान लिया क्लेम आ रहा है 10,000 का तो पूरा का पूरा 10,000 आ जाएगा। और अगर मान लो क्लेम आ रहा है 12,000 का तो इसका मतलब ये है कि आप उसको 10,000 से ऊपर यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये क्लेम वाली बात भी नहीं आती। तो उसके बाद हम उसको बोल देते हैं कि जी उसकी फुल वैल्यू तक, टिल फुल वैल्यू, कि क्लेम जितना है उतना आ जाएगा। लेकिन अगर क्लेम ज़्यादा बढ़ गया तो क्लेम ना आके जो उसकी फुल वैल्यू है उसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट के आइटम ही ट्रांसफ़र करने हैं। तो सीधी सी बात यह है कि प्रोविज़न और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम ट्रांसफ़र तो करते हैं, उनकी पेमेंट नहीं करते।
क्रेडिटर बैंक लोन, रिलेटिव का लोन, ईपीएफ, डब्ल्यूसीआर क्लेम तक या उसकी फुल वैल्यू तक उससे ज़्यादा नहीं आता। तो अब हम बात मैंने जैसे यहाँ की थी कि जितनी एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, आप ये याद रखो कि जो नहीं करनी। यहाँ भी सेम हम वही बात करेंगे। अब जो चीज़ें हम नहीं कर सकते आप उनको याद रखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, बाकी चीज़ें तो आनी है। जैसे लाइबिलिटी में आपके कैपिटल के बैलेंसेस होते हैं वो नहीं आएंगे, लाइबिलिटी में आपके करंट के बैलेंसेस होते हैं वो नहीं आएंगे, लाइबिलिटी में आपका पार्टनर का लोन होता है वो नहीं आएगा, वो कुछ अलग ट्रीटमेंट चलता है, वो भी समझाऊंगा क्वेश्चन के अंदर। अगर कोई भी आपके रिजर्व्स हैं, कोई भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये सब चीज़ें आपकी नहीं आने वाली, ये आपको ध्यान रखनी है। अब रिजर्व की बात करें तो एक रिजर्व जरूर आता है, कौन सा है वो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तभी आता है जब उस पर क्या दिया हो, क्लेम दिया हो, अदरवाइज वो भी यहाँ पे नहीं आने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो बात करी, मैंने आपको ये समझाया कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, जो भी आपको बैलेंस शीट दी होगी, उस बैलेंस शीट में से आपने जो जो आइटम उठाकर रियलाइजेशन के डेबिट में डालने हैं और क्रेडिट में डालने हैं, बस उसका मैंने आपको ब्रीफिंग दिया। यानी कि जितनी भी आपकी एसेट्स है उनको आप डेबिट में डाल दोगे और जितनी भी आपकी लायबिलिटी पे करने वाली है उनको क्रेडिट में डाल दोगे। जो जो आपने नहीं डालना मैंने एक्सेप्ट करके आपका यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? इस फॉर्मेट को ध्यान से देख लोगे ना बेटा, सारे क्वेश्चन कर दोगे। अब क्वेश्चन मैंने एडजस्टमेents दी होंगी आपको कि जी लैंड सोल्ड हो गया 1,20,000 में, फर्नीचर सोल्ड हो गया 30,000 में, स्टॉक राम लेके चला गया, डेटर को मोहन ने ले लिया, कुछ भी इस तरीके से कि जी लाइबिलिटी में बैंक को हमने पे कर दिया, क्रेडिटर को राम कह रहा है मैं दे दूंगा, मोहन की वाइफ का लोन है मोहन कहता है मैं दे दूंगा, कुछ ऐसी ऐसी बातें आपकी लिखी होंगी, तो उसको ध्यान से समझते हैं। अगर आपको एसेट से रिलेटेड कोई भी बात कही गई है तो वो ट्रांसफर होगी बेटा आपकी क्रेडिट साइड। क्या बोला मैंने? एसेट से रिलेटेड कोई भी बात कही है, यानी कि अगर आपको एसेट की कोई भी ट्रीटमेंट करनी है तो वो आप कहां करोगे? क्रेडिट साइड। अगर एसेट आपकी सेल हो जाए, क्या हो जाए? सेल। सेल को एक वर्ड और बोलते हैं कि एसेट आपकी क्या हो जाए? रियलाइज हो जाए, तो आपका जो नाम चलेगा अकाउंट में वो चलेगा कैश या बैंक, क्योंकि अगर आपने एसेट सेल करी तो आपको पैसा मिला, या तो वो कैश के फॉर्म में मिलेगा या वो बैंक की फॉर्म में। करना क्या है? ध्यान से, एसेट ट्रांसफर होंगी डेबिट साइड, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट उसकी ऑपोजिट साइड होती है। ठीक है, अगर एसेट सेल हुई तो कैश या बैंक, और अगर एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करी, क्या बोला मैंने? पार्टनर ने टेक ओवर करी तो वो उस पार्टनर के नाम से आ जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई एसेट राम ने ली तो राम के नाम से, कोई एसेट मोहन ने ली तो मोहन के नाम से, कोई एसेट सोहन ने ली तो सोहन के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से सेम पैटर्न चलता है। अगर आप कोई भी लायबिलिटी पे कर रहे हो, अगर आप कोई भी लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई भी लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, तो अगर लायबिलिटी को हम पे कर रहे हैं, अगर हम लायबिलिटी को पे कर रहे हैं कि जी कोई भी क्रेडिटर, कोई भी बैंक लोन या ईपीएफ का हमने पैसा देना है, तो भाई पैसा जा रहा है कैश या बैंक जा रहा है, तो डेबिट में आ जाएगा किसका नाम? कैश या बैंक का। और अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को सेटल कर रहा है कि जी चिंता मत करो, क्रेडिटर को तो मैं दे दूंगा, राम कहता है क्रेडिटर को मैं दे दूंगा, मोहन कहता है जी मेरी वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा, तो जो भी पार्टनर अगर अपनी लायबिलिटी सेटल कर रहा है तो वो उस पार्टनर की कैपिटल के नाम से आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा ध्यान से अगर शॉर्ट में बात करूं तो जितनी आपको एसेट्स दी होंगी वो सारी की सारी डेबिट में आएंगी, जितनी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी होंगी वो क्रेडिट में आएंगी। उसके बाद जब भी आप एसेट का ट्रीटमेंट करोगे तो वो क्रेडिट साइड करोगे। एसेट अगर सेल हो रही है तो कैश या बैंक का नाम आएगा, और अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो उस पार्टनर की कैपिटल का नाम आएगा। लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट में आएगा, लायबिलिटी पे हो रही है तो पैसा जा रहा है कैश या बैंक का नाम, और अगर कोई पार्टनर सेटल कर रहा है तो पार्टनर की कैपिटल का नाम। ऑल दो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये अकाउंट, और फाइनल जब आप इसकी बैलेंसिंग करोगे, अगर डेबिट में बचा तो बेटा आपका गेन ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर बैलेंस आपका क्रेडिट में बचा
तो आपका लॉस वो भी आपका कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का, इसको ध्यान से समझना। अब पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इस साल जो सीबीएसई ने 2024-25 के अंदर क्वेश्चन दिया है, पहला वो करते हैं, फिर हम और क्वेश्चंस देखते हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बेटा कुछ बातें आपको बता देता हूं, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ध्यान से समझना। All the outside liability must be paid even if it is not mentioned in the question। अगर किसी भी आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, आपको उसे पे करना है। कहने का मतलब है चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है। सेकंड, सेम एसेट से ट्रीटमेंट होगा। ऑल द एसेट मस्ट बी रियलाइज्ड इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन किसी भी एसेट के बारे में साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहा हुआ कि जैसे लैंड है भी कुछ नहीं कहा गया क्या करना है, आप उसको रियलाइज करोगे ही करोगे। ठीक है। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, PDD शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन इनकी कोई भी पेमेंट नहीं होती, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। इफ एनी लाइबिलिटी इज सेटल्ड बाय गिविंग एन एसेट, अगर कोई भी लाइबिलिटी आप किसी को एसेट देके कर रहे हो, मान लो आपको क्रेडिटर को पेमेंट देनी है, आपने उसका भी तेरे को देने के पैसे नहीं है, ऐसा कर फर्नीचर ले जा, अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो ध्यान रखना उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, यानी कि कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देके कर रहे हो तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। लास्ट, अगर किसी पार्टनर का लोन गिवन है, अगर किसी पार्टनर का लोन गिवन है, मान लो राम मोहन सोहन कोई पार्टनर है, उनका लोन गिवन है और क्वेश्चन उसके बाद साइलेंट है कि उनके लोन के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो आप उसको डायरेक्टली पे कर दोगे, यानी कि जब आप बैंक या कैश अकाउंट बनाओगे तो वहां पे कहां आ जाएगा, वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। यानी कि अगर आपको पार्टनर लोन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप उसको डायरेक्टली पे कर दो, कैश या बैंक अकाउंट में कहां डाल के, क्रेडिट साइड। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आप ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25। सनी एंड बॉबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपका पहला पार्टनर सनी और दूसरा पार्टनर बॉबी, सन्नी देवल और बॉबी देवल दोनों भाई आ गए हैं यहाँ पे, और 3:2 की रेशो में प्रॉफिट अर्न कर, यानी कि सन्नी बड़ा भाई ज़्यादा प्रॉफिट लेगा और बॉबी छोटा भाई कम प्रॉफिट लेगा। ठीक है। धर्मेंद्र जी रह गए। चलिए देखते हैं आगे। बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में वही आप ध्यान से देखना बेटा, आपको एक दिखाई दे रहा है बैंक, आपका रियलाइजेशन के अंदर नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट आएगा, स्टॉक आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, डेटर अपनी ग्रॉस फिगर से अपीयर करेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट साइड अपीयर करेगा, अदर फिक्स एसेट भी आपकी आएंगी, लेकिन आगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड राइट ऑफ होता है, और सन्नी का लोन नहीं आएगा। अगर किसी पार्टनर का लोन एसेट साइड है तो वो पार्टनर कैपिटल की डेबिट में आएगा। अगर कोई पूरा क्वेश्चन कर रहा है तो वो समझ सकते हो उन बातों को। क्रेडिटर, बिल पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मिसेस सन्नी का लोन, चारों आइटम आएंगे, लेकिन बॉबी का लोन नहीं आएगा। पार्टनर का लोन है, लाइबिलिटी में है,
क्वेश्चन साइलेंट हुआ, अगर आगे कुछ ना कहा हुआ तो ये जाएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो एक बार पढ़ लेंगे पूरा क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो जो जो चीज़ें मुझे रियलाइजेशन के अंदर डालनी है मुझे क्लियर है, अब मैं उनको डाल देता हूँ। चलिए, सबसे पहले डेबिट में मैं लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट, और सबसे पहली जो सन्ड्री एसेट है वो है बेटा मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट और अमाउंट है 70,000। अगली एसेट है हमारे पास स्टॉक, और स्टॉक हमें गिवन है बेटा 86,000 रुपीज का हमें स्टॉक गिवन है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है बेटा 1,04,000 रुपीज की। इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर पे ध्यान देना है आप लोगों ने। डेटर की ग्रॉस फिगर 1,77,000 यहां आ जाएगी, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को प्रोविजन फॉर डीडी लिख रहा हूं बेटा मैं, डाउटफुल डेप्ट लिख लेना आप। 12,000 आपको दिया हुआ है, डायरेक्टली क्रेडिट साइड डाल देना, बाद का वेट मत करना कि बाद में डालूंगा, क्रेडिट के आइटम छूट जाता है, पहले ही डाल दो। उसके बाद आपको गिवन है अदर फिक्स्ड एसेट। क्या गिवन है जी? अदर फिक्स्ड एसेट गिवन है, जो कि गिवन है 3,80,000। तो जितनी एसेट्स मुझे गिवन है वो सारी की सारी मैंने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आके क्लोज कर दी है। फिक्स्ड एसेट हो गई, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट होगी, डेटर अपनी ग्रॉस फिगर से अपीयर करेगा, प्रोविजन क्रेडिट साइड, अदर फिक्स्ड एसेट 3,80,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा नहीं, सन्नी का लोन आएगा नहीं। ठीक है, यही सेम काम हम लाइबिलिटी के साथ करेंगे। हेडिंग डाल देते हैं बेटा बाय आउटसाइड लाइबिलिटी, पूरे है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आपका क्रेडिटर आपको गिवन है 1,90,000 रुपीज की लाइबिलिटी है बेटा, आउटसाइड किसी क्रेडिटर को पैसे देने हैं। बिल्स पेएबल आपको गिवन है, बिल्स पेएबल 1,10,000 रुपीज का। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, मैं ईपीएफ लिखूंगा 50,000। आप नहीं लिखोगे एग्जाम के अंदर। मिसेस सन्नी का लोन, भैया आउटसाइड है, घर पे बेशक मिसेस सन्नी की चलती होगी, लेकिन बिजनेस के लिए मिसेस सन्नी आउटसाइडर है और उनका लोन अपीयर करेगा, उनको पैसे देने हैं। बॉबी का लोन, भाई देखो बॉबी का लोन पार्टनर का लोन है, ये नहीं आता, क्वेश्चन साइलेंट है तो आगे बात करेंगे। और फिर आया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000। ये जितनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं आप इनको पूरा लिखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए थोड़ा सा शॉर्ट रहने दो। जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी है मैंने सारी की सारी ट्रांसफर कर दी। एक बात ध्यान देनी है, यहीं पे कर लेना कि प्रोविजन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी, बस ये ट्रांसफर होती है। तो पहला काम मेरा 6 नंबर के लिए हो गया है कि मैंने सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। अब एडजस्टमेंट बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। और एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी एसेट की ट्रीटमेंट होगी तो ऑपोजिट, यानी कि एसेट डेबिट में आई है तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगी, और लाइबिलिटी कहाँ जाएंगी? आपकी डेबिट में जाएंगी। चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कहना चाहता है। कहते हैं सन्नी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस सन्नी लोन। सन्नी कह रहे हैं जी मैं अपनी वाइफ को लोन दे दूंगा, तो सन्नी की वाइफ का लोन लाइबिलिटी है और उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो डेबिट में। कौन कह रहा है दे दूंगा? सन्नी कह रहा है मैं घर पे अपने आप दे दूंगा, तो डेबिट में आ जाएगा किसका नाम? टू सन्नीज कैपिटल अकाउंट। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि सन्नी ने अपनी वाइफ का लोन दिया, तो बाय मिसेस सन्नीज लोन। कितना लोन है जी सन्नी की वाइफ का? 55,000 लोन है, और कुछ अमाउंट दिया नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि सन्नी जी ने ये पूरा लोन दे दिया। ठीक है। सेकंड, बॉबी टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। अब स्टॉक की बात हो रही है तो स्टॉक डेबिट में अपीयर कर रहा है,
ट्रीटमेंट होगी क्रेडिट में। स्टॉक लिया बॉबी ने, तो बॉबी ने लिया तो बॉबी का नाम बॉबीज कैपिटल अकाउंट, और बॉबी ने क्या ले लिया बेटा, स्टॉक ले लिया। जरा देखते हैं स्टॉक कितने का है। स्टॉक है आपका 86,000 रुपीज का, और बॉबी ने जो स्टॉक लिया है वो 20% डिस्काउंट पे लिया है। तो अगर आप 20% कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 17,200 का डिस्काउंट। कैलकुलेट कर लेना। तो बॉबी ने जो स्टॉक लिया वो लिया बेटा 68,800 में, एंड 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। चलो जी, इन्वेस्टमेंट है टोटल 1,04,000 रुपीज की। अब बॉबी इसमें से 80% इन्वेस्टमेंट ले गया। कौन ले गया बेटा, बॉबी ले गया। जैसे ही ऐसी ट्रीटमेंट आए कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया करो, आराम आराम से लिखा करो। तो 1,04,000 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट है उसका 80% ले गया बॉबी। चलिए जी, तो 83,200 जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो बॉबी ले गया, और क्वेश्चन में कहा जी वो 10% डिस्काउंट पे लेके गया है। तो बॉबी ने 83,200 की जो इन्वेस्टमेंट है वो 8320 डिस्काउंट पे, यानी कि आपका ये बन गया बेटा 74,880। एक बार चेक कर लेते हैं, 0,023। ठीक है जी, बॉबी ने आपकी इन्वेस्टमेंट ले ली, तो बॉबी ने इन्वेस्टमेंट ले ली तो बाय बॉबीज कैपिटल अकाउंट जितने में ली, कितने में ली, 74,880 में ले ली। जितनी जितनी क्वेश्चन ने मेरे को डिटेल दी उतना उतना मैंने काम कर लिया। बॉबी ने पहले स्टॉक लिया 20% डिस्काउंट पे, तो स्टॉक 86,000 का था। 86,000 का 20% आप कैलकुलेट करोगे तो 17,200 आएगा। 86,000 में से ये डिस्काउंट हटाओगे तो कितने में लिया बॉबी ने, 68,800। अच्छा क्वेश्चन है। बॉबी ने फिर 80% इन्वेस्टमेंट ली 10% डिस्काउंट पे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,04,000। 80% निकालोगे 83,200, और उसका 10% 8320 माइनस करने के बाद 74,880 में किसने ले ली, बॉबी ने कैपिटल, बॉबी ने ले ली इन्वेस्टमेंट। क्या ले ली बेटा, बॉबी ने ले ली इन्वेस्टमेंट। देख रहे हो बिजनेस बंद हो रहा है, कुछ सन्नी दे रहा है, कुछ बॉबी ले रहा है, यही काम चलता है बेटा। अब धर्म जी भी आ रहे हैं, देखो धर्म जी भी आ रहे हैं। सी पॉइंट है, धर्म अ डेटर ऑफ 60,000 हैड टू पे अमाउंट ड्यू टू आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। भाई डेटर वो होता है जिससे हमने पैसा लेना है। अब सन्नी बॉबी ने धर्म से पैसा लेना है, देखो पापा जी से पैसा लेना है इन्होंने अपने फादर जी से पैसा लेना है 60,000, और वो इन्हें 2 महीने बाद देने वाले थे। लिखा हुआ है धर्म अ डेटर ऑफ 60,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 मंथ आफ्टर डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की 2 महीने के बाद उसको पैसे देने थे। ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 9% पर एनम फॉर मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। हमने कहा धर्म जी से हमें लेने हैं 60,000। हमने कहा धर्म जी अभी दे दो, 2 महीने बाद देने हैं, और हम आपको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं 9% का। तो 9% पर एनम है तो 9/100, और 2 महीने बाद देने थे, 2 महीने पहले ले लिए तो 2 महीने का डिस्काउंट। चलिए बढ़िया हो गया। तो देखा जाए बेटा 100 का डिस्काउंट हो गया। 60,000 में धर्म जी को हमने 100 रुपीज माफ कर दिए, हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, और बाकी हमें पेमेंट मिल गई। तो बाकी पेमेंट हम किस नाम से डालेंगे, बाय बैंक अकाउंट। और धर्म जी से, धर्म हमारा कौन था, डेटर था, डेटर से हमें मिल गए 59,900।
क्लियर है? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो भी एसेट की बातें हो रही है वो यहां आ रही है, और जो भी लायबिलिटी की बातें हो रही है वो यहां आ रही है। बस यही तो कंसेप्ट है आपका। अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर करी एसेट तो बॉबी ने करी तो बॉबी का नाम, बॉबी ने करी तो बॉबी का नाम। अगर सेल हो गई या रियलाइज हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो बैंक के नाम से। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, क्रेडिटर वर पेड 175 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। अब ध्यान से, क्रेडिटर लायबिलिटी और लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, डेबिट साइड। अब हम पे कर रहे हैं तो किसका नाम आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स। कितना पे कर रहे हैं बेटा? हम पे कर रहे हैं 1,75,000। डन। अगली डी एडजस्टमेंट, 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट। अच्छा चलिए थोड़ा सा साफ करते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अभी कुछ ना कुछ कहेगा ये, ठीक है, क्योंकि अभी 80% इन्वेस्टमेंट की तो बात हुई थी जो बॉबी ले गया था। अब अदर फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, यहां से कर लेते हैं। अदर फिक्स्ड एसेट, टोटल अदर फिक्स एसेट है बेटा 3,80,000। क्वेश्चन कहते हैं 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट। ओ भाई साहब, तो 3,80,000 का 90% अगर आप बात करोगे तो 3,80,000 में से 90% के लिए 38,000 माइनस कर दो तो ये बचा 3,42,000। यानी किसकी बात कर रहा है कि 3,42,000 की जो एसेट है ना वो 198 में रियलाइज हुई। कितने में हुई बेटा? 198। बहुत भारी नुकसान हो गया कि 342 की एसेट आपने 198 में रियलाइज कर दी, सेल कर दी, एंड रिमेनिंग वर रियलाइज एट 15% डिस्काउंट। और रिमेनिंग कितनी बची बेटा? रिमेनिंग बची 38,000, है ना। 3,80,000 में से 380 का 90% 342, और जो रिमेनिंग बचा वो तो बस 38 बचा, उसको आपने 15% डिस्काउंट है। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 6 मार्क्स की ना वेटेज रखता है बेटा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अब आप इसका 15% निकालोगे तो ये बना 3,800 प्लस 1,900। ये मेरी कैलकुलेशन लग चलती है, मेरी अपनी ट्रिक। आप अपने आप से 15% निकालना। 9, 10, 17, 1, 5, 5,700, यानी 57 का डिस्काउंट मिला तो ये बना 32,300। यानी कि रिमेनिंग एसेट इतने में रियलाइज हो गई और ये वाली इतने में रियलाइज होगी। दोबारा इस पॉइंट को समझाता हूं, अच्छा पॉइंट है। कहते 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट रियलाइज हो गया 198 में। अदर फिक्स एसेट 380 का 90% कितना हो गया बेटा? 380 का 90% 3,42,000 कितने में रियलाइज हो रहा है? 1,98,000, तो 1,98,000 आ गया। कहते रिमेनिंग कितना बचा? 10%। 380 का 10% 38,000। कितने डिस्काउंट पे आप इसकी पेमेंट करवा रहे हो? आप इसकी पेमेंट करवा रहे हो 15% डिस्काउंट पे, तो 38,000 का 15% 5,700। कितना बचा? 32,200। तो अल्टीमेटली जो आपकी एसेट रियलाइज हो रही है ना वो 1,98,000 प्लस में 32,300, तो ये आपकी रियलाइज होगी अदर फिक्स एसेट। तो टू बाय बैंक के नाम से ये आ जाएगी जी आपकी अदर फिक्स्ड एसेट 198 प्लस में 32, 2,30,300, 2,30,300। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 198 और 2,30,300। डन है जी। अब एफ पॉइंट देखते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 75% वैल्यू। अब देखो बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। इन्वेस्टमेंट जो टोटल 1,04,000 की थी, 80% तो वो भी ले गया था। अब 80% था उसका 83,200, तो रिमेनिंग 20% ही तो बैलेंस बचा ना। रिमेनिंग 20% आपका बैलेंस बचा, तो 1,04,000 का 20% आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 20,800। आप कैलकुलेट करना है तो 1,04,000 का 20%, आप इसको काटा पीटी कर देना, आपका 20,800 ही आ जाएगा। इसको 75% के अंदर सोल्ड कर दिया गया, तो 20,800 को 75% में सोल्ड कर दिया गया, तो आप मतलब 3/4 हो गया।
आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5200, तो अल्टीमेटली टोटल आपका कितना आ जाएगा बेटा, आपने जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी उसको 75% में सोल्ड किया, दैट मींस 15,600 के अंदर आपने उसको सोल्ड कर दिया, तो वो भी यहां आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, एंड फिक्स डिपॉजिट रियलाइज एट 110%। अब फिक्स एसेट कहां है, 70,000, ये तो इजी है भाई, 70,000 को उन्होंने 110% पे रियलाइज कर दिया, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 77,000, कैलकुलेट कर लेना। तो फिक्स एसेट भी रियलाइज होगी, ये भी किस नाम से आ जाएगी, बाय बैंक के नाम से फिक्स डिपॉजिट। अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट लिखी नहीं, लिख देते हैं जी, 15,600, और आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो कितने में रियलाइज हो जाएगी, 77,000 के अंदर रियलाइज हो जाएगी। एफ पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब जी पॉइंट की बात करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, बॉबी टू कवर द सेम एट 14,000 अगेंस्ट हिज लोन। बॉबी ने कहा कि हम जी लोन के अगेंस्ट उसको ले लेते हैं और बैलेंस जो होगा हम आपको कैश में पे कर देते हैं। अब यहां देखें तो एक बात देखो बेटा, अब बॉबी के लोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, ये कह रहा है कि फर्नीचर लिया बॉबी ने अगेंस्ट हिज लोन। अब यहां पे ध्यान से बात समझते हैं, थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट हो गया है हमारा, बॉबी का लोन था टोटल 85,000 का, बॉबी का लोन, बॉबी के लोन में बॉबी ने 41,000 का तो फर्नीचर ले लिया, चाहे वो फर्नीचर रिटर्न ऑफ ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटा ये आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, और रिमेनिंग जो 44 बचा ये बॉबी को पे किया जा रहा है, तो ये आएगा बैंक अकाउंट में। क्लियर है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना आया जिसके लिए मैंने उसको कोई एसेट दी 41,000, तो अगर बॉबी का कोई लोन है जिसके बदले में एसेट दे रहा हूं तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, बॉबीज लोन के बारे में, बॉबीज लोन के नाम से 41,000। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो भाई सारी पेमेंट मैं कर चुका हूं उसको, वो बैंक अकाउंट में जाती। यहां क्वेश्चन ने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि जो बॉबी का लोन है उसके लिए हमने क्या दिया, उसको एक फर्नीचर दिया, और अगर अब एसेट दी है तो वो किस नाम से आ जाएगी, बॉबी के लोन के नाम से 44,000 अगर बैंक अकाउंट बनाते हो तो वहां पे क्रेडिट साइड जाएगा और कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, देखते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट हो गई हमारी। लास्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 वर पेड बाय सनी एंड बॉबी इक्वली ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। रियलाइजेशन के कुछ खर्चे हुए हैं 20,000 के, सनी बॉबी ने इक्वल दिए हैं, तो सनी ने भी दिए बॉबी ने भी दिए, तो दोनों का नाम आ जाएगा टू सनीज कैपिटल और टू बॉबीज कैपिटल। दोनों ने एक्सपेंस दिए, तो ये हो गए हमारे एक्सपेंसेस। 20,000 इक्वल इक्वल, यानी कि 10,000 सन्नी ने दिए और 10,000 बॉबी ने दिए। जितनी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी बेटा मैंने कि सारी की सारी फुलफिल कर दी है, सारी मैंने पढ़ ली है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखना कि क्या क्या आपको दिया हुआ है और कुछ रहा तो नहीं है। अगर हम देखें तो बॉबी ने स्टॉक ले लिया, तो जी मेरा स्टॉक भी हो गया। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट भी डन हो गया है। पढ़ लेते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं रही थी। 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉबी ले गया था, और उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड हो गया। हाँ हो गया ना, ये हो गया, ये बॉबी भी ले गया और ये सेल भी हो गई, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो गया। बॉबी ने स्टॉक भी ले लिया। डेटर रह गया था, हाँ
डेटर टोटल था 1,77,000 और पॉइंट नंबर आपका थर्ड में बस 60,000 के डेटर की बात करी गई थी। देखो भाई, टोटल डेटर थे 1,77,000 और यहां बस ये धर्म जी से ही कुछ पैसा मिला था, धर्म जी से ही हमें कुछ डिस्काउंट पे पैसा मिला। बाकी रिमेनिंग 1,17,000 डेटर के बारे में कुछ नहीं कहा। अभी अभी मैंने आपको कहा था पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगर किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी क्वेश्चन में एसेट के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम उसको खुद रियलाइज कर देंगे। तो हमें क्या करना है, डेटर से पैसा मिलना है तो हम डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से डेटर 1,17,000, यानी कि जिस डेटर या जिस एसेट के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा गया हम उसको क्या कर देते हैं, खुद रियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा स्टॉक भी डन, इन्वेस्टमेंट भी डन, डेटर भी डन, अदर फिक्स एसेट भी डन हो गई, मैंने देख ली। फिक्स डिपॉजिट भी डन हो गया भाई, वो भी हो गया। प्रोविजन और आईएफएफ की पेमेंट नहीं करनी। क्रेडिटर के बारे में बात करते हैं, तो क्रेडिटर को भी मैंने फुल सेटलमेंट में दे दिया। हाँ देखो, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ईपीएफ के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और सन्नी ने अपनी वाइफ का लोन दे दिया, क्रेडिटर हो गया सन्नी की वाइफ। हाँ, अब क्या देखो, लायबिलिटी में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। बच्चे ही गलती कर देते हैं कि जी एडजस्टमेंट तो होगी खत्म, अब हमें कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि सारी एसेट और सारी लायबिलिटी रियलाइज हुई है या नहीं हुई। अभी भी हमारी 2 लायबिलिटी रह गई है, तो हम टू बैंक के नाम से बिल पेबल को भी पैसे दे देंगे और हम एम्प्लॉइज को उनके प्रोविडेंट फंड के पैसे भी दे देंगे। पूरे 1,10,000 ये आ गया और 50,000 ये आ गया, तो 1,60,000 हमने पे कर दिए। सन्नी को भी लोन मिल गया और क्रेडिटर को भी पैसे दे दिए। अब हमारी कोई भी एसेट और कोई भी लायबिलिटी नहीं रही। तो ध्यान से देखना बेटा, जितनी ट्रांजैक्शंस आपको दी है क्वेश्चन में, 6 नंबर से अच्छा क्वेश्चन है ये। इतनी कैलकुलेशन, इतनी बातें, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है, तो ध्यान से करना इसको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ध्यान से देखते हैं। तो सारी एसेट्स के बारे में हमने देख लिया कि भाई कोई एसेट रही तो नहीं, बाद में समझ आया डेटर में से कुछ रह गया था तो उसको रियलाइज किया अपने आप, क्वेश्चन ने नहीं किया, हमने खुद किया। बिल पेबल और ईपीएफ के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, हमने खुद पेमेंट करी। तो अगर क्वेश्चन में एसेट या लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहता तो खुद ही उसको रियलाइज कर दो और खुद ही उसकी पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे कंसेप्ट्स कहते हैं। तो अब मैंने ओवरऑल पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लिया है, ध्यान से देख लो। लास्ट में इसका जो भी बैलेंस आएगा वो मैं बैलेंस कैलकुलेट कर देता हूं। अगर आपका बैलेंस डेबिट में बचेगा तो गेन हो जाएगा और क्रेडिट में बचेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं बेटा। अगर आप देखोगे तो आपकी यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है मुझे, ये आप टोटल करोगे तो 12,27,000 आ जाएगी। ठीक है, और इसको देखोगे तो यहाँ ना डेटर एक बार डिस्काउंट लगाओगे ना तो ध्यान से देखना, वो 900 डिस्काउंट था तो ये 59,100 आएगा। ठीक है, 59,100 आएगा। तो टोटल जो आपका बना है, एक बार रुक जाइए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 1131,480 और -800 ये बनेगा 80, 14 में से 8 गए 603, 1130,680। एक मिनट रुक जाइए, 12,27,000 में से 1130,680 तो 2036। ठीक है जी, ये टोटल बेटा आपका बड़ी वाली साइड बन रही है, ये 12,27,000। यहां भी कितना आ जाएगा, 12,27,000। इस साइड का टोटल आपका अराउंड बन रहा है 11,30,000, 11,30,680। तो जो बैलेंस बचा ना वो बचेगा 96,320। 96,320 का आपका क्या बच जाएगा, लॉस आ जाएगा।
ठीक है, जिसको आप अपना सनी और बॉबी के अंदर क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और सनी और बॉबी की रेशो कितनी है बेटा, 3:2, तो 9, 6, 3, 2, 0 का 3/5, 5 1 5, 5 9 2 6 4, तो ये बना आपका 3 4 3 12 1 57792, 57792 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19264 इंटू में 2, 8 12 5 38528, 38528। ये आपका बेटा क्वेश्चन बनता है पूरा का पूरा सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25। बहुत अच्छा, बहुत सारा कैलकुलेटिव, और एक क्वेश्चन में जो बातें हो सकती थी ना, जो भी अच्छे पॉइंट हो सकते थे, सारे के सारे डाल दिए इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान से करना, आराम से वीडियो देखना, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर का क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं उसके अंदर कैसा होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका। आपने क्वेश्चन देखते ही सीधा करना क्या है, जितने भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी और लायबिलिटीज जो भी होंगी वो ट्रांसफर कर देनी है। पहला काम आप ये करो, बाकी एडजस्टमेंट हम देखते रहेंगे। तो यहाँ पे कैश एट बैंक अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अभी बैंक तो आएगा नहीं, तो बैंक को छोड़ दीजिए। तो डेबिट में आप टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से सबसे पहले डाल देना जी सन्ड्री डेटर। सबसे पहला क्या है, सन्ड्री डेटर्स है आपका 2 लाख रुपीस का। और यहां पे आउटसाइड लाइबिलिटीज के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। ये बेटा एक साथ ही ट्रांसफर कर दिया, अगर सोचोगे बाद में करेंगे तो ये छूट जाता है। स्टॉक 4 लाख रुपीस स्टॉक है आपका 4 लाख। इसके बाद आपका फर्नीचर फिटिंग 40,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग आपने डाल दी 6 लाख, गुडविल 30,000, पेटेंट 20,000। इंटेंजिबल एसेट भी आ जाती हैं। गुडविल एंड पेटेंट्स आपके हो गए, गुडविल है 30,000 और पेटेंट है 20,000। P&L आएगा नहीं क्योंकि राइट ऑफ हो जाता है। क्रेडिटर 80,000 गिवन है, तो जी क्रेडिटर डाल देते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी है। कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो भाई ये भी डाल दो, कमीशन रिसीव इन एडवांस, वो कमीशन जो आपको एडवांस में मिली है। क्रेडिटर हो गए आपके 80,000 और कमीशन हो गई आपकी 20,000। तो सबसे पहला काम जो होता है कि सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी है, तो वो मैंने ट्रांसफर कर दी। अब क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और एंट्री को पोस्ट करते जाएंगे। चलिए, द फर्म डिसॉल्व ऑन दैट डेट एंड ट्रांजेक्शंस वर। पहला कहता है अ क्रेडिटर फॉर 10,000। देखो क्रेडिटर की बात करिए, अगर लायबिलिटी की बात करिए तो कहां ट्रांसफरिंग होगी, सेटलमेंट कहां होगी इसकी, डेबिट साइड। कहता है क्रेडिटर फॉर 10,000 अनट्रेसेबल, यानी कि अगर आप ध्यान से समझो 80,000 के क्रेडिटर थे, 10,000 अनट्रेसेबल है, तो कितने बचे जी 70, 10,000 वाले मिल नहीं रहे। रिमेनिंग क्रेडिटर एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउइंग 10% डिस्काउंट, तो 70,000 का 10% डिस्काउंट 7,000 डिस्काउंट हो गया, तो पेमेंट कितनी होगी बेटा 63,000। तो पेमेंट हो गई, बैलेंस शीट नाम बैंक चल रहा है, तो आप यहां लिख दोगे टू बैंक। आपने किसको पेमेंट करी जी, हमने पेमेंट करी क्रेडिटर को। कितनी पेमेंट करी 63,000। ठीक है,
डेटर इंक्लूड अ बैड डेप्ट 5000। अब डेटर की बात करते हैं। डेटर कितना है बेटा? 2 लाख। 2 लाख के अंदर आपका 5000 तो बैड डेट हो गया, तो मिलना नहीं, तो रिमेनिंग कितने बचे जी? बचे 1,95,000। 195, द रेस्ट विल रियलाइज 20% डिस्काउंट। ये भी 20% डिस्काउंट में मिला, तो ये 19 38 और ये हो गया बेटा 39,000 का डिस्काउंट। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो देख लीजिए, 1,95,000 का 20% यानी कि ये 1/5 हो गया। 5 3 15, 9 45, 39,000 का डिस्काउंट। तो पेमेंट कितनी हो जाएगी? 15 में से 9 गए 6, 18 में से 3 गए 15, 156 रियलाइज हो गए। एसेट की ट्रीटमेंट ऑपोजिट साइड, यहां भी क्या लिख देंगे? बाय बैंक। और किससे लिए पैसे? ये सन्ड्री डेटर से हमें पैसे मिल गए 1,56,000। ठीक है। फर्नीचर फिक्सचर रियलाइज 15। देखो फर्नीचर फिक्सचर्स भी यही है, तो ये भी रियलाइज हो जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 15,000। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव एडवांस रिटर्न टू कस्टमर लेस 4,000। अब ये कमीशन रिसीव एडवांस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की पेमेंट यहां करेंगे, तो कमीशन रिसीव इन एडवांस CRIA, कमीशन रिसीव इन एडवांस। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, मैं खुद यूज कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है। 4,000 लेस 20 थी, 4,000 कटे तो कितनी पेमेंट वापस करी? 16। कहता स्टॉक इंक्लूड ऑब्सोलीट आइटम ऑफ 50,000 विच वॉज रियलाइज एट 10%। स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक था बेटा 4 लाख का। स्टॉक कितने का है? 4 लाख का स्टॉक है, और उस स्टॉक के अंदर 50,000 का ऑब्सोलीट आइटम है। स्टॉक है आपका 4 लाख। स्टॉक इंक्लूड ऑब्सोलीट आइटम 50,000। स्टॉक के अंदर एक 50,000 का आइटम है, वो ऑब्सोलीट है, वो खराब है, वो 10% पे रियलाइज हो गया, यानी कि उससे हमें कितने पैसे रियलाइज हुए? 5,000। रेस्ट स्टॉक रियलाइज 60%। रेस्ट कितना बचा बेटा? 3,50,000 का बचा। ये कहते हैं 60% पे रियलाइज हो गया, तो इसका 60% निकाल दीजिए। 000, 6 पंजे 30, 3 6, ये हो गया बेटा 2,10,000। तो टोटल आपको पेमेंट जो मिली वो मिली स्टॉक से 5,000, ये 50,000 वाले से, और 350 का 60% हो गया बेटा 2,10,000। तो ये टोटल आपको 2,15,000 की पेमेंट स्टॉक से मिल गई। चलिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000। तो भाई ये भी एक्सपेंसेस है, पैसे जा रहे हैं। 7,000 की ये पेमेंट आ जाएगी। क्वेश्चन में जितनी एडजस्टमेंट थी सारी की सारी हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं, मैंने कहा था IFR और PDD की कोई पेमेंट नहीं होती, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, कोई पेमेंट नहीं होगी, खत्म। क्रेडिटर कमीशन एडवांस दोनों कर दिया, कुछ नहीं आना। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया। देखो डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया। अब ये रह गए 3 एसेट जिसका कोई रियलाइजेशन के बारे में नहीं कहा गया। अब देखोगे बात तो बेटा गुडविल और पेटेंट इनटेंजिबल एसेट है। कैसी एसेट है? इनटेंजिबल एसेट है, और इनटेंजिबल एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम उसको रियलाइज नहीं करने वाले। क्लियर है? तो रह क्या गई? बस एक टेंजिबल एसेट रह गई, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो उसको हम उसकी फेस वैल्यू यानी कि 6 लाख रुपीस के अंदर रियलाइज कर देंगे। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 6 7 8, 8,30,000, 9,30,000, 9,30,000 और 9,86,000 ये टोटल आ गया। 63 70 86 ये आ गया। क्लियर है? अब इसको आप क्लोज कर देना। डेबिट में बचा तो गेन और क्रेडिट में बचा तो लॉस डाल देंगे हम। तो एक बार टोटल कर देते हैं, देखते हैं कौन सी साइड बढ़ी है आपकी।
ये हो गया बेटा 1,10,000, 1,10,000, 10,10,000 और 10,96,000। क्रेडिट में आ जाएगा 10,96,000, 10,86,000 डन। ठीक है, ये हो गया 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 40, 12,40,000 और 12,90,000, 12,90,000 और 13,76,000। ये बेटा ये वाली साइड बड़ी है 13,76,000, वो छोटी है, तो यहां पे बचेगा आपका लॉस। और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं 13,76,000, 10,96,000। तो ये आया बेटा आपका 17 में से 9 गए 8, टोटल बन गया ये 2,80,000 का लॉस। और रेशो कितनी की बना 5:3:2, 5:3:2 ABC में डिवाइड कर देंगे, A, B और C। 5:3:2 में आप लोगों को डिवाइड करनी आती होगी, जिसको नहीं आती वो देख लीजिए ने। 56, 28 इंटू 3, 3 8 24, 84,000 और ये हो गया 1,40,000। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट भी बेटा हमारा डन है। तो अब आप लोग क्या करना है, इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली आप कमेंट कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कंसल्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए वीडियो को सेव कर लो और अपने दोस्तों से शेयर करो जिनसे उनकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।